हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग अपने 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स का जो संदीप गर्ग हमारी रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर 6 है दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये पढ़ने वाले हैं। इसका वन शॉट रिवीजन पढ़ने वाले हैं, मतलब कि एक ही वीडियो में हम ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, बिकॉज जब मैं वीडियो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ तो इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग भी इसे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रहे होंगे। हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हो सकता है वैसे तो मैं हर एक चीज़ पर जहाँ पर ज़रूरत है अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी भी, बट हो सकता है कि कहीं किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि मैम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाइए, तो उसके लिए आपको करना एक छोटा सा काम है स्टूडेंट्स, वो ये है कि हमारी जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है उस पर जाना, जो ऑलरेडी बनी हुई प्लेलिस्ट है उस पर जाना स्टैटिस्टिक्स की। उसमें जो है हर एक चैप्टर प्रॉपरली अरेंज्ड है विथ टॉपिक्स, ठीक है। उन टॉपिक्स को देखना जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है, जिसमें आपको कुछ थोड़ी सी समझने में दिक्कत हुई है, उन टॉपिक्स को देखना, उन वीडियोस को देखना, अपना डिटेल्ड वे में जो है पूरा अपना जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो करना, ठीक है। मतलब कि समझना, एक डिटेल्ड वे में समझना, और फिर आकर इस रिवीजन को वापस देखना और अपना जो कोर्स है, अपना जो ये चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का पार्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बेसिकली हम 3 पार्ट्स बोल सकते हैं। एक होता है टैब्यूलेशन या फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन, फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। टेबुलर प्रेजेंटेशन जो कि हमारा प्रीवियस वाला चैप्टर था तो वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सो कि आप लोग भी कर चुके होंगे। अब जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो अभी भी बचेगा, मतलब वो इसके बाद वाले चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर चैप्टर। सबसे पहले हम जो है एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में सिर्फ हम लोग टॉपिक्स देखने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट करेंगे। तो हम करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर यूटिलिटी या फिर एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जनरल गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, types of diagram, one dimensional diagram or bar diagrams, pie diagrams and limitations of diagrammatic presentation, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद इंट्रोडक्शन, ठीक है। So an important function of statistics is the presentation of complex mass of data in a simple way so that it becomes easier to understand, ठीक है। जो हमारी पूरी statistical process है स्टूडेंट्स, उसका एक पार्ट होती है presentation of data, राइट। हम लोग सबसे पहले जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसे प्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपकी जो सारी स्टेजेस होती है, 5 स्टेजेस होती है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अगर इनमें से एक भी स्टेज जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट ना हो तो अल्टीमेटली आपकी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी वो इनकम्प्लीट रहेगी। साथ ही साथ में आपकी जो ये स्टैटिस्टिकल स्टडी है उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलने वाला है। इसलिए जो हमारी सारी स्टेजेस होती है वो जरूरी होती है, ठीक है। तो सेम वही कि प्रेजेंटेशन जो है वो जरूरी है, वो एक नेसेसरी चीज है। जब तक आप डेटा को प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक उस डेटा में से कोई भी पर्सन जो है वो कोई अजम्पशंस कैसे बना पाएगा या उस डेटा में से कोई भी कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ कर पाएगा, ठीक है। इसलिए प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब प्रेजेंटेशन जरूरी है स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर है तो ऑब्वियस सी चीज है कि करेक्ट वे में प्रेजेंटेशन करना भी जरूरी है ना। जैसे कि हम लोगों ने टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा प्रीवियस वाले चैप्टर में। अगर सारे डेटा को, जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा है या इंफॉर्मेशन है, अगर सभी को हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें तो वो भी सही नहीं होगा। जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में जरूरी है उसको उस वे में हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। लेकिन जो आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं और वो टेबुलर प्रेजेंटेशन के अबव उसके एडवांटेजेस आते हैं। इसलिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को भी क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है ना।
तो जो आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन है वो एक अच्छा मेथड है टू प्रेजेंट डेटा, बट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उससे ज्यादा अच्छा होता है। उसके क्या रीजंस होते हैं वही सब अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ में कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे जो कि जो आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन है उससे पीछे भी बना देगा आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हर एक टाइप में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन प्रॉपरली क्या चूज करना है, कौन सा पर्टिकुलर मेथड चूज करना है, ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है आपकी स्टडी पर। ओके, आपका जो टॉपिक अंडर स्टडी होगा, आपकी जो भी स्टैटिस्टिकल स्टडी होगी उस पर आपका जो भी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ये पर्टिकुलर चीज देखी जाती है, ठीक है। So classification and tabulation are the techniques that help in presenting the data in an intelligible form, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन है वो हेल्प करते हैं डेटा को एक इंटेलिजिबल फॉर्म में प्रेजेंट करने में, ठीक है। However, with increasing volume of data, it becomes more and more inconvenient to understand even after its classification and tabulation. अगर जो डेटा है वो अगर बहुत ही ज्यादा होगा, वो अगर बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में होगा तो उसे जो है टैबुलेशन से समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है उतनी एक एक पर्टिकुलर फिगर्स को नहीं देखेंगे और बहुत अगर बड़े बड़े टेबल्स होंगे तो वो चीज हमारे लिए थोड़ी इनकन्वीनियंट हो जाएगी। इसलिए इस पर्टिकुलर चीज की जो लिमिटेशन यहाँ पर दिख रही है हमें टैबुलेशन की, ठीक है, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास में क्या आते हैं, हमारे पास में आते हैं डायग्राम्स, ठीक है। सो द स्पेशल फीचर ऑफ डायग्राम्स इज दैट दे डू अवे विथ फिगर्स ऑल टुगेदर एंड प्रेजेंट ड्राई एंड अनइंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स इन द शेप ऑफ अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग पिक्चर्स एंड चार्ट, ठीक है। तो ये जो स्पेशल फीचर है डायग्राम्स का वो क्या है कि वो जो है ये सारे जो फिगर्स हैं उन सबको अच्छे से एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें शो भी कर देता है, साथ ही साथ ये जो बोरिंग से और अनअट्रैक्टिव से जो डेटा होते हैं उन्हें अट्रैक्टिव बना देते हैं, उनमें जो है लोगों को इंटरेस्ट आता है उसे स्टडी करने में। ओके, तो इसलिए ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है, ये जो डायग्राम्स है वो यूज किए जाते हैं टू प्रेजेंट अ डेटा। Diagrammatic presentation is one of the most convincing and appealing ways of presenting statistical results, ठीक है। जो diagrammatic presentation है वो क्या है, एक बहुत ही convincing और appealing way है statistical results को present करने का, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जो चीज है ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम उसके एडवांटेजेस देखेंगे तो, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। डायग्राम्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम्स अट्रैक्टिव होते हैं और इंप्रेसिव होते हैं। आप एक टेबल को देखोगे और आप एक बार डायग्राम को देखोगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपकी जो नजर है वो उस बार डायग्राम पर पहले जाएगी, बिकॉज वो एक काइंड ऑफ आपका अट्रैक्शन उधर जाएगा, ठीक है, वो आपका जो है अटेंशन गेन करेंगे। तो ये जो है ये कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इंप्रेसिव होते हैं। एक जो अनइंटरेस्टिंग सा जो डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होगी उसे इंटरेस्टिंग वे में डायग्राम्स क्या कर पाते हैं, डायग्राम्स जो है वो प्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। इजी टू रिमेंबर, डायग्राम्स को रिमेंबर करना इजी है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, ये आप खुद भी देख सकते हो कि डायग्राम्स को जो है रिमेंबर या याद रखना जो है वो इजी होता है, ठीक है। आप एक फ्लो चार्ट को ज्यादा अच्छे से याद रखोगे, अगर वही चीज टेक्स्ट में लिखी है तो वो इतने अच्छे से याद नहीं होगी जितने अच्छे से आपको वो फ्लो चार्ट याद होगा। तो फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट एक काइंड ऑफ डायग्राम ही होता है ना। मैं स्टैटिस्टिकल स्टडी के अपार्ट बता रही हूँ कि डायग्राम्स को याद रखना इजी होता है, राइट। आपके जो बायोलॉजी अगर आप लोगों ने मतलब 10th तक पढ़ी है, राइट, तो उसमें जो है डायग्राम्स बहुत यूज होते हैं और उन डायग्राम से जो है आप एक एक चीज याद भी रख लेते हो कि अच्छा आय का स्ट्रक्चर है तो आय का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें जो है एक एक चीज लिखी होती है कि किस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कहते हैं, क्या कहाँ से कनेक्टेड है। अगर वही चीज बिल्कुल टेक्स्ट के फॉर्म में हो तो वो इतनी अच्छे से रिमेंबर हम नहीं रख सकते हैं ना। तो डायग्राम्स जो होते हैं वो याद रखने में इजी हैं, वो हमें जो है याद रह जाते हैं, ठीक है। वो एक सिंपल सी एक प्रूवन फैक्ट है कि हाँ ऐसा होता ही है। वही अगर आप मतलब कि अब अगर हम स्टैटिस्टिकल स्टडी पर आए
तो एक पाई चार्ट ले लो और एक आप क्या ले लो, टेबल ले लो। तो आप एक टेबल और एक पाई चार्ट में ज्यादा अच्छे से रिमेंबर किसे रख पाओगे, तो वो होगा जो पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन होगी। आपको अगर एग्जैक्टली फिगर्स भी याद नहीं होंगे ना, तो आपको इतना तो याद रह ही जाता है कि एक जो लार्जेस्ट प्रपोर्शन था पाई चार्ट का, वो XYZ चीज ने जो है कवर करके रखा था। तो वही चीज अगर नंबर्स में बताते तो वो शायद आप लोगों को इतना याद नहीं रहता। तो ये जो डायग्राम्स हैं वो दे आर इजी टू रिमेंबर, ठीक है। डायग्राम्स सिंप्लीफाई डेटा, डायग्राम्स क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं डेटा को, बिल्कुल कर देते हैं। आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में डायग्राम बता दिया जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ उस डायग्राम को देखकर अगर प्रॉपर टाइटल, स्केल, इंडेक्स सब कुछ अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो सिर्फ उस डायग्राम को देखकर हम जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम्स सेव टाइम, अब टाइम तो सेव करेंगे नहीं, उस टेबल को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा या डायग्राम को पढ़ने में, ऑब्वियसली चीज है टेबल को पढ़ने में। डायग्राम को तो हम देखकर भी कंक्लूजन बता देते हैं, बस थोड़ा सा जो है हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा स्केल्स में क्या लिए हैं, किस ईयर में क्या हुआ है, या किस पर्टिकुलर चीज का क्या बताया जा रहा है। इस वे में जो है हम क्या बता देते हैं, हम डायग्राम से जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। डायग्राम्स आर यूजफुल इन मेकिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन भी इजीली हो जाता है डायग्राम से। सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 बार डायग्राम्स आ गए मेरे पास में, 2 बार बना दिए, ठीक है। तो अब इन दोनों बार्स में मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ कि हाँ इसमें जो है ज्यादा वैल्यूज है, इसमें कम वैल्यूज है, इस वे में तो कंपैरिजन भी बहुत ही इजी होता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, डायग्राम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर एक जगह आप वर्ल्ड के किसी भी जगह पे देख लो डायग्राम्स जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। डायग्राम्स गिव मोर इंफॉर्मेशन, डायग्राम्स जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ है एडवांटेजेस ऑफ योर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर आते हैं स्टूडेंट्स जनरल गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस क्या है, एप्रोप्रिएट टाइटल। देखो जैसे टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एप्रोप्रिएट टाइटल होना जरूरी है, सेम गोज टू द डायग्राम कि एप्रोप्रिएट टाइटल होना जरूरी है। अगर स्टूडेंट्स मैं एक डायग्राम बना दूं इस वे में, बस ये मैंने जो है अपना एक डायग्राम बना दिया है, तो क्या आप इससे कुछ इन्फर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वहीं अगर मैं एक प्रॉपर टाइटल बताऊं कि मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू क्या बताया है, या ये जो डायग्राम है ये किस चीज के लिए है, अगर मैं पूरा प्रॉपर टाइटल लिख दूंगी तो आप जो है आपको मतलब पता रहेगा कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, आपको बिल्कुल पता रहेगा, ठीक है। तो टाइटल इज वेरी नेसेसरी। फिर आता है साइज, साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू दी डेटा होना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा जो है बड़ा डायग्राम बना दिया, बहुत ज्यादा छोटा बना दिया, ऐसे नहीं करना है। साइज जो है वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए, और ये जो साइज है ये कहीं ना कहीं किस पर भी डिपेंडेंट है, आपकी जो वॉल्यूम ऑफ डेटा है उस पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन ये ट्राई करना चाहिए कि एक जो है मॉडरेट साइज रहे, ना ज्यादा स्मॉल ना ज्यादा लार्ज, ठीक है। फिर आता है प्रपोर्शन बिटवीन ब्रेथ एंड हाइट, हाइट और विड्थ, ठीक है। ये जो ब्रेथ होती है इसे हम विड्थ बोलते हैं, इन दोनों के बीच में प्रपोर्शन, ओके। अब देखो ऐसा नहीं करना है कि हाइट जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर ही बेस्ड है, या सिर्फ जो विड्थ है वो आपने बढ़ा दी, ये नहीं करना है। एक प्रॉपर जो है ना अच्छे से दिखना चाहिए, जैसे कि ये पर्टिकुलर जो बार डायग्राम्स है वो ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं तो ये उतना मजा नहीं आएगा ना जितने बाकी क्या रहा है। अब इसके जैसे मैं सारे ही ऐसे ही बनाऊं तो वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो एक जो है प्रॉपर प्रोपोर्शन रखना है आपको हाइट और विड्थ में, कि हाँ आपका जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए। जो एक एडवांटेज है डायग्राम्स का कि वो अट्रैक्टिव लगते हैं, वो अट्रैक्टिवनेस जो है हमें हर एक पॉइंट पर क्या रखनी है, बनाकर रखनी है। लेकिन ये बात याद रखना है कि अट्रैक्टिवनेस के पीछे जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी डेटा है वो सबसे प्राइम मोटिव है कि वो सही वे से जो है जो भी एक इसे जो भी स्टडी कर रहा है, ठीक है, उस तक जाए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि अट्रैक्टिव बनाने के पीछे जो है या अट्रैक्टिव बनाने के कारण जो है आपने एक्यूरेसी के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ओके। सो प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन हाइट दैट इज वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस एंड ब्रेथ दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस
ऑफ द डायग्राम शुड बी मेड। ठीक है, एक प्रॉपर जो है आपको क्या बनाना है, प्रोपोर्शन बनाना है, ना बिल्कुल इसके क्लोज ना बिल्कुल इससे दूर, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन रखो और हाइट और विड्थ भी प्रॉपर रखो। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हाइट, मतलब कि स्केल आप बहुत ही जो है बिल्कुल भी सही नहीं ले रहे हो या फिर इस वे में विड्थ में आप नहीं ले रहे हो, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है ये चीजें। If either of the two, height or width, are too short or too long in proportion, then diagrams would give a bad look। ठीक है, इसका क्या पीछे का रीजन क्या है प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखने का, गुड लुक। अगर ये नहीं होगा तो एक जो है बैड लुक देखने को मिलेगा हमें डायग्राम्स में। ओके, तो आई होप सो कि ये 3 पॉइंट्स जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर स्केल। अब स्केल जो है स्टूडेंट्स वो हम कहाँ लिखते हैं, स्केल मतलब कि ये जो आप y एक्सिस और x एक्सिस पर जो भी वेरिएबल्स लेने वाले हो, ठीक है, ये जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं ये क्या है, ये है स्केल्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि आप 1 2 3 4 ही ले, हो सकता है आप यहाँ पर ले लो कुछ 20 40 60 80। ठीक है, इस वे में ले लिया। तो अब जो स्केल है वो क्या बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर, ओके, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। जो भी आपके y एक्सिस पर जो भी वेरिएबल है उसके हिसाब से आप लिखोगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, या फिर मान लो ये रुपीज लिखा है तो 20 रुपीज। ठीक है, और ये प्रॉपरली आपको जो है यहाँ पर लिखना होता है। ये टाइटल थोड़ा और ऊपर जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने वहीं पर ही लिखा है। टाइटल जो है वो इस ग्राफ के, इस डायग्राम के बाहर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइटल आएगा और वहां पर कॉर्नर में आप स्केल लिखोगे। स्केल आप दोनों के लिखने वाले हो, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के ही जो है आपको स्केल लिखना है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये स्केल आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपका जो डायग्राम है स्टूडेंट्स वो इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ स्केल फॉर द डायग्राम शुड बी सच that the figures drawn should be in position to show clearly the necessary details। ठीक है, जो सिलेक्शन करोगे आप स्केल का वो ऐसा होना चाहिए कि आपके जो भी फिगर्स आप इसमें लेने वाले हो वो सही वे में जो है उनका जो मतलब पोजीशन है वो सही वे में शो हो सके। जैसे कि मान लो कि मेरे कुछ फिगर्स होंगे जो कि आपको 20 के मल्टीपल्स में दिख रहे होंगे, इसलिए हमने वो ले लिया। ओके, अब अगर वही मैं बोलूं कि कुछ मेरे फिगर्स हैं जो कि इस वे में है 5 10 15 30 40, अगर कुछ ऐसे फिगर्स हैं तो उसके हिसाब से ये जो स्केल है ये सही नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर मैं ऐसा स्केल लेती हूं तो इसका मतलब कि मेरे जो ये है 5 10 15 वो कुछ यहाँ आएगा, ये यहाँ पे 5 आया, ये 10 आया, ये 15 आया, तो इतने जो है हमें स्मॉल डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसकी जगह पर अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या बनाओगे, आप कैसा स्केल लेने वाले हो, आप लोगे यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। ठीक है, इस वे में आपके स्केल होंगे। तो स्केल जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्केल है वो प्रॉपर वे में करना चाहिए, जो भी आपके डेटा गिवन है उसके बेसिस पर करना होगा। ठीक है, The scale like 1 centimeter is equals to ₹10,000 should always be mentioned below the heading। ठीक है, वो हेडिंग के बाद में जो है आपका स्केल ऑलवेज आना ही चाहिए। हेडिंग के बाद लिख दो, आपके टाइटल के बाद लिखो, या फिर जो है थोड़ा सा ऐसे आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दो। बस वो जो है प्रॉपरली बताना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर आपके स्केल हैं। अगर आप स्केल नहीं बताओगे तो अल्टीमेटली आपका जो डायग्राम है वो इनकम्प्लीट होगा और इससे जो है हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, अब देखो क्या है स्टूडेंट्स की कभी कभी आपके जो डायग्राम्स होते हैं वो आप डिफरेंट इसमें क्या यूज किए जाते हैं, शेड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तो चलो ये कुछ मैंने बार डायग्राम बनाया, अब मान लो कि यहाँ पर जो है मैं कुछ एक और इससे ही जो है वो बना रही हूँ। अगर यहाँ पर 2 शेड्स यूज किए गए तो मुझे प्रॉपरली बताना चाहिए कि कौन सा कलर किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। ठीक है, वो इंडेक्स भी प्रॉपरली आपका जो है इस ग्राफ में यहाँ पर ऊपर की साइड ही आता है। ये प्रॉपर आप बॉक्सेस बनाते हो, इसमें वो कलर करोगे और वो किस चीज को शो कर रहा है वो आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स बनाओगे उसमें आप कलर करोगे दूसरा वाला और वो चीज किस चीज को डिफाइन कर रहा है वो आप बताओगे। ये सब कुछ यहाँ पर अबव ही आने वाला है। तो आपका जो है प्रॉपर इंडेक्स आपको बताना है ताकि जो करेक्ट कंक्लूजन है वो निकल कर आ सके। अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएगा नहीं आपने जो 2 कलर यूज किए वो किस
किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। So when various items are shown on a single diagram, the different shades and colors should be used to differentiate between them. An index explaining these should be given for clear identification and understanding. ठीक है, I hope so कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर आता है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए? अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सारी जो चीजें स्टूडेंट्स वो सिस्टमैटिक मैनर में जो है बनाई जानी चाहिए। वो सिस्टमैटिक मैनर में क्या करना है, हमें शो करना है। ऐसा नहीं कि सब जो है खिचड़ी मचा दी, सब जो है एम्बिगस फॉर्म में हमने दे दिया, वो वैसा नहीं करना है। बिल्कुल क्लियर और सिंपल और अट्रैक्टिव क्या होना चाहिए आपका जो डायग्राम है वो होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी, फिर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डायग्राम अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, आपको क्या करना है, प्रॉपर डायग्राम का सिलेक्शन करना है, ठीक है। एंड फिर आता है क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। अट्रैक्टिवनेस ठीक है, लेकिन अट्रैक्टिवनेस के पीछे या अट्रैक्टिवनेस के कारण एक्यूरेसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। और कहीं पर भी किसी भी केस में आपको एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। एक्यूरेसी जो है वो एक प्राइम मोटिव रखना है, उसको डेटा को आपको एक्यूरेट बनाना है, साथ साथ में ये सारी चीजें भी करनी होती है, ठीक है। So diagrams should be drawn accurately by using proper scales of measurement. Accuracy should not be compromised to attractiveness. Okay? I hope so कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। ये जो हमारे सारे जनरल गाइडलाइंस थे, ठीक है, ये जो सारे जनरल गाइडलाइंस थे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के, आई होप सो कि ये चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डायग्राम कि अब क्या क्या टाइप्स ऑफ डायग्राम होते हैं। 1 dimensional diagram, 2 dimensional diagram, 3 dimensional diagram and pictograms and cartograms, ठीक है। 1 dimensional diagram का मतलब क्या होता है? 1 dimensional diagram का मतलब होता है वो डायग्राम्स जो कि सिर्फ एक ही डायमेंशन शो करते हो, वो डायग्राम्स जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको शो करते हैं, वो होते हैं क्या, 1 dimensional डायग्राम्स, ठीक है। 2 डायमेंशनल पर आए स्टूडेंट्स, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पाई डायग्राम्स, ठीक है। ये आता है आपके क्या, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। 3 डायमेंशनल दैट इज क्यूब, सिलेंडर, ब्लॉक्स एक्सेट्रा, जो आपको एक 3D इफेक्ट देता है, ठीक है। और फिर कुछ आता है आपके पिक्टोग्राम्स एंड कार्टोग्राम्स। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी या अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस या फिर मैं बोलूँ स्कोप ऑफ योर क्लास, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये 1 डायमेंशनल डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं एंड ये 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में सिर्फ हम पाई डायग्राम्स पढ़ेंगे। हम 3 डायमेंशनल डायग्राम्स एंड पिक्टोग्राम्स, कार्टोग्राम्स पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये सारे पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। 1 डायमेंशनल डायग्राम को आप बेसिकली बार डायग्राम्स बोल सकते हो, ये सब कुछ आपके बार डायग्राम्स के ही टाइप होते हैं। तो ये हम बार डायग्राम्स पढ़ेंगे एंड पाई डायग्राम्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद 1 डायमेंशनल डायग्राम। ये जो सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स है, ये समझते हैं कि ये होते क्या है। Diagrams which have only 1 dimensional measurement, that is height or length etc. are known as 1 dimensional diagrams, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा मेजरमेंट का, वो होते हैं आपके 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। जैसे कि आप बार डायग्राम्स बनाते हो स्टूडेंट्स, तो बार डायग्राम्स आप कुछ इस वे में बताते हो, ये जो हाइट होती है ये डिफाइन करती है कि कितनी वैल्यू है आपकी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी भी वेरिएबल की, ठीक है। तो जो सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन पर बेस्ड है, इसकी जो है वृत्त से हमें कुछ नहीं करना होता है, ये सिर्फ हम जो है एक डायग्राम को प्रॉपर्ली बनाने के लिए, प्रॉपर्ली फ्रेम करने के लिए हम इसे बनाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें जो है इसकी वृत्त से कोई खास मतलब होता नहीं है, ठीक है। In case of 1 dimensional diagrams, the magnitude of the characteristics is shown by the length or height of the bar, ठीक है। जो 1 dimensional diagrams होते हैं उनमें जो magnitude है वो कैसे शो किया जाता है, ये लेंथ से या फिर हाइट से। The width of the bar is chosen arbitrarily so that the constructed diagram looks more elegant and attractive, ठीक है। ये जो वृत्त है ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं या कैसे चूज करते हैं, तो ये अपने मर्जी की होती है, ठीक है, आर्बिट्ररली। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो डायग्राम है उसे प्रॉपर एलिगेंट दिखाने के लिए, प्रॉपर अट्रैक्टिव एक डिसेंट सा डायग्राम दिखे इसलिए हम लेते हैं, ठीक है। ये यूजुअली बोला जाता है कि आपके जो बार्स हैं, ओके, या जो वृत्त है वो हर एक जो डायग्राम है या हर एक जो बार है उसकी कैसी रखो, सेम ही रखो।
length or height of the bar differs as per the different values of the variable, however the breadth of the bar remains the same। ठीक है, जो लेंथ या फिर हाइट है बार्स की वो डिफर करेगी, जितनी भी वैल्यू होगी उसके बेसिस पर क्या होगी, डिफर करेगी। ठीक है, जिसमें जितनी वैल्यू उसके हिसाब से डिफर, बट ये जो विड्थ है ये यूजुअली सेम ही रहती है। यूजुअली क्या, हमें हमेशा सेम ही रखनी है, क्योंकि उससे जो है हमारा जो डायग्राम है वो अच्छा दिखता है। यहाँ पर सेम नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन उसको सेम ही रखनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है आप उसको सेम बना लो। बार्स नीड टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर्स। ठीक है, ये जो बार है इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, मतलब कि ये एक दूसरे से जो है इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल उनको जो है एक साथ में बना दिया या एकदम बहुत ज्यादा गैप कर दिया। इक्विडिस्टेंट रखो ताकि जो आपका डायग्राम है वो अच्छा दिखे। ठीक है, एक गुड लुक दे। बार्स में बी ड्रॉन ईदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों बन सकते हैं। ये जो अभी मैंने बनाया वर्टिकल है। ठीक है, हाउएवर दे आर जनरली इन दी वर्टिकल फॉर्म, यूजुअली वो वर्टिकल फॉर्म में ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब कुछ जो है टाइप्स ऑफ डायग्राम अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम देखें तो कुछ ये है। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम एंड डिविएशन बार डायग्राम। ठीक है, ये सारे ही जो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें जो है एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं किस पर, सिंपल बार डायग्राम पर। नाउ सिंपल बार डायग्राम कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स of equal width of each class or category of data. It is the simplest form of bar diagram। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम क्या होते हैं, ये वो बार डायग्राम्स होते हैं जो कि सिंपली जो शो कर रहा है, मतलब कि इसमें जो है कोई भी डिफरेंट टाइप नहीं आया। एक जो सिंपल बार डायग्राम है जो कि हाइट या लेंथ से जो है किसी भी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें कि हर एक बार की जो विड्थ है वो सेम है, सब एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है, वो होते हैं सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, एक वेरिएबल को शो कर रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो शो कर रहे हैं वो आते हैं ये वाले। दीज डायग्राम्स डिपिक्ट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, एग्जाम्पल फिगर्स ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन और पॉपुलेशन एक्सेट्रा फॉर वेरियस ईयर्स। ठीक है, ये जो है ये क्या करते हैं, ये जो आपके सिंपल बार डायग्राम होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, 2-4 कैरेक्टरिस्टिक डिपिक्ट नहीं करते, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स की, कोई भी आपकी जो वेरिएबल है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं सिंपल बार डायग्राम्स। ये जो बार डायग्राम्स होते हैं सिंपल बार डायग्राम्स, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है वो देखते हैं। सो वर्टिकल बार डायग्राम्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटेड वर्टिकली, दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है मतलब कि जो लेंथ वगैरह है वो किस के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, वाई एक्सिस के बेसिस पर। ठीक है, मतलब कि जो ऐसा वाला डायग्राम होता है वो होता है क्या, सिंपल बार डायग्राम, सॉरी वर्टिकल बार डायग्राम। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर लिखा है व्हाट काइंड ऑफ पेट डू यू ओन, कौन सा काइंड ऑफ पेट आप ओन करते हैं। हमने नंबर ऑफ पीपल लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 till 11, और यहाँ पर जो है हमने डिफरेंट क्या लिए, डिफरेंट जो हमारे पेट्स हैं वो लिए। अब आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स की सबकी जो वृत्त है, सारे बार्स की वृत्त कैसी है, सेम है, और ये सारे क्या है, एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है। अब इसमें इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो हमने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं, दिस इज जस्ट टू मेक द डायग्राम गुड लुक या फिर अट्रैक्टिव हम बोल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इन शेड्स का कोई मतलब है नहीं, है ना। यहाँ पर जो है ये सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, रैबिट, डॉग, कैट, गोल्डफिश, हैमस्टर, ये हमें ये सारे क्या देखने को मिले कि ये सारे कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि कौन सा पेट आप यूज करते हो, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल वर्टिकल बार डायग्राम। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। अब हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने वर्टिकल देखा ना, उससे थोड़ा सा अलग। वर्टिकल बार डायग्राम्स जो होते हैं वो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो बार्स बनते हैं, जो आपके हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग्स जो बार बनाए जाते हैं। ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रॉपर क्या दिया है, जो टाइटल है वो दिया, दैट इज फेवरेट वेजिटेबल्स,
नंबर ऑफ कैटरपिलर्स दिए हैं और यहाँ पर जो है डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं वो बताइए। अब ये सारे जो हमारे बार्स हम लोगों ने बनाए सेम वृत्त के बार्स हैं, सेम इक्वी डिस्टेंट हैं सब एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपके बार डायग्राम्स आपको इस पर्टिकुलर वे से बनाने होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि वर्टिकल बार डायग्राम एंड हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स। अब मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे डायग्राम्स जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो होते हैं आपके मल्टीपल बार डायग्राम्स। सो दिस डायग्राम इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन डिफरेंट क्लासेस एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो आपके मल्टीपल बार डायग्राम्स है ये कब यूज करते हैं? जब हमें कंपैरिजन करना हो दो या उनसे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। मतलब कि सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, दो वेरिएबल्स आ गए हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज ले रहे हो, आप जो सेल्स एंड परचेज दो चीज ले रहे हो, तो ये क्या है, दो वेरिएबल्स आपने ले लिए। अब इनके बीच में आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। अगर आपको दोनों की ही फिगर्स चाहिए और दोनों में अगर कंपैरिजन कुछ करना हो तो हम यूज करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स को, ठीक है। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम इज द सेम एज दैट ऑफ सिंपल डायग्राम, ठीक है। देखो मेथड सब में सेम रहना है, जो आपने जनरल गाइडलाइंस पढ़ी है वो आपको याद रखना है और आपका जो बार डायग्राम है वो आपको बनाना होता है, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड बार डायग्राम। याद रखिएगा कि मल्टीपल बार डायग्राम को हम कंपाउंड बार डायग्राम भी कहते हैं। Different bars are distinguished by different shades or colors to make a distinction between the bars, ठीक है। अब वो जो इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो इंडेक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो मल्टीपल बार डायग्राम्स है उसमें जो आप बार बनाओगे वो डिफरेंट शेड्स के बनाओगे, डिफरेंट कलर्स के बनाओगे, तभी जो है उसमें डिस्टिंक्शन हो पाएगा। तो वो अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर कौन सी चीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर इंडेक्स का आपको यूज करना होता है जब आप मल्टीपल बार डायग्राम्स बनाते हो। जैसे कि ये पर्टिकुलर हमने क्या लिया है, अपना बार डायग्राम लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, ये भी होता है कि कभी कभी हम जो है टाइटल डाउन साइड लिख देते हैं अबव की जगह, तो वो चीज भी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप ये जो टाइटल है ये ऊपर लिखो, ताकि सबसे पहले एक जो पर्सन है वो टाइटल पढ़ ले और फिर अगर उसके अकॉर्डिंग या उसके काम की अगर ये डेटा होगी तो वो उसे यूज करेगा, ठीक है। तो टाइटल को ऊपर ले आओ और ये जो आपने इंडेक्स लिया है, ये आपका इंडेक्स शो कर रहा है, ब्लू वाले फीमेल है एंड पिंक वाली ब्लू वाले मेल है एंड पिंक वाले फीमेल्स हैं, तो ये आपका इंडेक्स शो कर रहा है जो हमने दो कलर्स यहाँ पर यूज किए, ठीक है। उस इंडेक्स को भी आपका क्या कर दो, ऊपर ही लिख दो टाइटल के बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो है, ये पर्टिकुलर जो बार डायग्राम है ये क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम, जो कि क्या शो कर रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 केसेस बाय सेक्स एंड एज ग्रुप, घना मार्च टू अप्रैल 2020, ठीक है। मार्च टू अप्रैल में कितने जो है कोविड-19 केसेस थे, ये पर्टिकुलर प्लेस दे के रखिए उसमें, तो ये आपका जो बार डायग्राम है वो शो कर रहा है, ठीक है, कि मेल में इतने थे और फीमेल में इतने थे, ये एज ग्रुप दे दी है कि इतना इतना था, ओके। तो आई होप सो कि जो मल्टीपल बार डायग्राम है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम क्या होता है ये देखते हैं। सो इन केस ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, द बार करस्पॉन्डिंग टू ईच फिनोमेना इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, ईच पार्ट और कंपोनेंट ऑक्यूपाइज अ पार्ट ऑफ द बार प्रोपोर्शनल टू इट्स शेयर इन द टोटल, ठीक है। ये आपका बार डायग्राम होगा, ये आपका बार होगा, इसे आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये बार बनाया है, इसे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये होता है सब डिवाइडेड, ठीक है। अब ये जो डिवीजन होता है ये किसके बेसिस पर होता है, तो ये होता है कि कितना शेयर है टोटल प्रोपोर्शन में। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। व्हाइल प्रिपेयरिंग सब डिवाइडेड बार डायग्राम, द वेरियस कंपोनेंट्स इन ईच बार शुड बी केप्ट इन दी सेम ऑर्डर, ठीक है। सारे जो है सेम ऑर्डर में आपको रखना है, डिफरेंट बार्स में जो आप डिवीजन कर रहे हो।
जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें इस पर्टिकुलर बार डायग्राम को, ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ब्लू कलर जो है वो हमने सबसे नीचे लिया तीनों ही बार्स में, उसके बाद में ये जो रेड कलर है उसे हमने सेकेंड नंबर पे लिया और उसके ऊपर आया है ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये जो है एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं, हमने ये नहीं किया ना कि एक बार में ग्रीन ऊपर है एक बार में ग्रीन नीचे, तो ऐसा जो है आपका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक। Then in order to make distinction among different components, it is necessary to use different colors or shades, ठीक है। ये जो different components हैं उनके लिए आप क्या करते हो, different colors और shades का use करते हो, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही clear है। A suitable index should be given in order to explain these different colors और shades। एक suitable क्या करना है आपको, index जरूरी है, because जब आप different colors ले रहे हो तो उसके हिसाब से इंडेक्स भी होना चाहिए, ठीक है, कि हर एक कलर किस चीज को डिफाइन कर रहा है वो बता दिया जाए। अगर आप इंडेक्स नहीं लिखोगे तो वो जो आपका पूरा एनालिसिस होगा या जो पूरा आपका एक वो जो बार डायग्राम होगा वो यूजफुल नहीं रहेगा, ठीक है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन कंपेयरिंग साइजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है। ये जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है किस लिए यूजफुल हो गए, ये यूजफुल है टू कंपेयर साइजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है। जो एक ही बार डायग्राम में डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट हैं उन्हें जो है उनके बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास में क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये ईयर गिवन है 2009, 2010 एंड 2011। अब जो आपका ग्रीन वाला कलर है जो सबसे ऊपर है वो बता रहा है कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ये जो रेड वाला है ये बता रहा है साइंस के, एंड जो आपका ब्लू है वो बता रहा है आर्ट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे स्केल है 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। जो 2009 में ब्लू दैट इज आर्ट्स है वो कुछ यहाँ पे आ रहे हैं, हम इसको बोल देते हैं 50 है, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि किसमें थे, आर्ट्स में, इन द ईयर 2009। अब अगर मैं देखूं साइंस स्ट्रीम तो वो कुछ यहां तक है, इसे मैं 250 मान लूं, तो ये जो एंड हो रहा है ये क्या हो रहा है 250। ना एक चीज ध्यान रखना कि इसमें मैं जो ये रेड वाला बता रही हूं ये पूरा 250 नहीं बता रहा है। उसका रीजन क्या है, हम बिल्कुल मान रहे हैं कि ये बार इतना है, लेकिन उसमें ये जो एक स्मॉल प्रोपोर्शन है वो किसका है, वो है आर्ट्स के स्टूडेंट का। अब आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट सेम तो नहीं होंगे ना, अलग अलग हैं वो, तो ये जो 50 है इसको आपको इसमें से माइनस करना है। मतलब कि ये जो आपका सेकेंड बार है जो कि आपके 250 पर एंड हुआ और स्टार्ट कहां से हुआ 50 से, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको इस बार की जो इंटेंसिटी है वो पता चलेगी या प्रपोर्शन पता चलेगी। दैट इज ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 200, ठीक है। ये जो है ये आएगा आपका 200। जो आपका ब्लू है दैट इज आर्ट्स वाला था वो कितना आया था, वो आया था आपका 50। अब वहीं अगर हम बात करें कि जो कॉमर्स सेक्शन है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि ये पूरे के आ गए, ये नहीं होगा, उसमें भी आपको क्या करना है, इसका जो एंड पॉइंट है वो देखो ये समथिंग 350 पर जा रहा है, ठीक है। तो ये 350 में से ये 250 को माइनस कर देना, मतलब कि ये 200 इसका और 50 इसका, तो ये बचा कितना, ये बचा आपका 100, ठीक है। तो इस वे में जो है आपको आपके जो प्रपोर्शन है वो आपको पता चलते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि जो फर्स्ट वाला है वो 50 और सेकंड वाला 250 हो गया, बिल्कुल नहीं। ये जो आपके साइंस स्ट्रीम है वो कितना होगा, 200 होगा। सिंपल सी चीज है, करना क्या है आपको, सिंपल सी चीज है, आपको ये करना है कि आप जो है एक बार का एंड पॉइंट देखो, तो इसका एंड पॉइंट यहाँ पे था जो कि था कितना 250, इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख लो यहाँ पे था जो कि कहां से स्टार्ट हुआ था 50 से, दोनों को माइनस कर दो तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या आ गया, वो आ गया आपका इस बार का प्रोपोर्शन। सेम गोज टू ईच बार, ठीक है। इसी वे में जो आप सारे बार्स में फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये जो है ये सिर्फ आप बार को देखकर बता सकते हो ना कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी स्ट्रीम में होंगे। अगर मैं 2011 में भी देखूं तो यहाँ पर ये जो रेड वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा हमें एनलार्ज दिख रहा है, तो मतलब कि साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, फिर कॉमर्स में एंड देन फिर आर्ट्स में। इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें इस वे में तो भी हम कर सकते हैं कि ये इधर आर्ट्स में कम थे, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े और बड़े, थोड़े एक स्लाइट प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। तो इस वे में जो है हमें प्रॉपरली बार्स के बीच में भी कंपैरिजन हम लोग पॉसिबल हो पाता है, एंड सेम जो आपका बार है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें भी आप कंपैरिजन कर पाते हो, ठीक है। तो ये होते हैं क्या हमारे सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए हैं कि ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे फ्रेम किया जाता है और इससे जो है इंटरप्रिटेशन आपको कैसे करना है, ठीक है।
फिर आता है स्टूडेंट्स आपका परसेंटेज बार डायग्राम। अब परसेंटेज बार डायग्राम क्या है? अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम which represents the percentage of total for each component instead of their magnitude is known as percentage bar diagram। देखो जो अभी हम लोगों ने सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखा, उसमें जो है ईच कंपोनेंट जो हम लोगों ने डिफाइन किया था वो उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताया था। मतलब कि इसी डायग्राम पर हम वापस आए तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताया। यहाँ पर हमने बोला ये 50 है, ये 200 है, ये कुछ हमारा कितना है 100 है, राइट। तो ये हमने मैग्नीट्यूड बताए, ये हमने वैल्यूज बताई। जब इस मैग्नीट्यूड को आप परसेंटेज के फॉर्म में डिफाइन करोगे तो वो जो है कहलाता है क्या? परसेंटेज बार डायग्राम। मतलब कि जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो और फिर आप बार डायग्राम बनाते हो तो वो परसेंटेज बार डायग्राम कहलाता है। परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये जो 2009 है इसी का मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल कितना है? ये कुछ हमारा कितना है 350। तो अब अगर मुझे आर्ट्स का परसेंटेज निकालना है, मतलब कि ये जो आपका 2009 है, परसेंटेज बार डायग्राम आपको शो क्या करता है? 2009 में आर्ट्स में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स थे, साइंस में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स थे एंड कॉमर्स में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो पहली चीज है कि मुझे इन मैग्नीट्यूड को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मुझे आर्ट्स का परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? आर्ट्स में कितने बच्चे थे स्टूडेंट्स? तो वो थे 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उस ईयर में? ये है 350 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। सो 50 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100 हम कर देंगे तो आर्ट्स में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट थे वो हमें पता चल जाएगा। इसी वे में आपको क्या कर लेना है? सारी चीजों के, सारे कंपोनेंट्स के परसेंटेज निकालो और फिर हम बनाएंगे उसका बार डायग्राम। तो वो बनता है आपका परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। अभी देखते हैं कि वो कैसा दिखने वाला है। सो ईच कंपोनेंट ऑफ द डेटा इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग टोटल, ठीक है। ये डबल से रिपीट हो गया, उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग टोटल। जो ईच कंपोनेंट है डेटा का वो एक्सप्रेस किया जाता है किस वे में? परसेंटेज के मैनर में, ठीक है, परसेंटेज के वे में। इन अ परसेंटेज बार डायग्राम ऑल द बार्स विल बी ऑफ हाइट 100, ठीक है। जो परसेंटेज बार डायग्राम होगा उसमें सबकी जो हाइट है वो क्या रहेगी? 100 रहेगी। सबकी हाइट जो है वो सेम रहेगी। while the various segments of the bar representing the different components will vary in height depending on their percentage values of the total, ठीक है। उसके अंदर जो proportions हैं वो डिफर करेंगे, किसका कितना परसेंटेज है उसके बेसिस पर। different components are distinguished from each other by different types of shades और colors। अब ये चीज तो हमें पता है कि जब different components है तो different क्या यूज करेंगे? shades and colors हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। जैसे कि ये पर्टिकुलर आप एग्जांपल देख सकते हो। इसमें देखोगे स्टूडेंट्स जो सारे बार्स है वो सेम हाइट के हैं, ठीक है। ये जो हाइट है किसके इक्वल है? ये हाइट है आपके 100% के इक्वल। अब इसमें आप डिफरेंट शेड्स देख सकते हो। अब ये जो डिफरेंट शेड्स है ये किसके बेसिस पर डिवाइड किया है? ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है हमने लिया है एडमोडो, खान एकेडमी एंड नोट, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ये डिफरेंशिएशन हुआ है, सबके जो परसेंटेज है वो निकाले गए और फिर उसे जो है बार डायग्राम में शो किया गया। परसेंटेज कैसे निकालना है वो मैंने अभी अभी आपको समझा ही दिया है, तो आई होप सो कि वो चीज आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे परसेंटेज बार डायग्राम्स जिसमें सबकी हाइट इक्वल टू 100 होती है। इसमें सब आपको एक ही हाइट के बार्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज जो है या ये जो हमारा टाइप है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, ठीक है। अब ब्रोकन स्केल बार डायग्राम जैसा उसका नेम है वैसे ही उसका क्या होगा? काम भी होगा। क्या होता है देखते हैं। सो दिस डायग्राम इज यूज्ड व्हेन वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल इज वेरी हाई और लो एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। ऐसे इसने यूज किया जाता है जब जो वैल्यू है वो बहुत हाई हो, किसी वेरिएबल की बहुत हाई हो या फिर बहुत ही लो हो बाकी सारे जो हमारे चीजें हैं उसके रिलेशन में, ओके। So in order to gain space for the smaller bars of the series, largest bar may be broken. The value of each bar is written on the top of the bar. जैसे कि एग्जाम्पल देखो उससे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास में गिवन है, बार्स है सीरीज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर हम देखें आपका 6 5 3 2 और 1 को, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ये कुछ हमारे ये 750 500 और इनके रेंज में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप सीरीज 4 देखो तो देखो सीरीज 4 का क्या वैल्यू आ रही है?
35,250 से ज्यादा, मतलब कि मैं उसे राउंड फिगर हम मान लेते हैं 35,000। अब अगर हम देखें तो ये सारी जो बाकी के जो बार्स हैं ये सारे 1000 से कम है, और ये एक जो है सीरीज 4 वो कितना है 35,000 का है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस एक बार के पीछे हम अपने स्केल को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम पूरा 1000 से ले लें डिफरेंस, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये जो प्रपोर्शन चल रहा है 250 के गैप से, तो अगर ये 250 के गैप से मैं पूरा 35,000 तक जाऊं तो आप ही सोचो कि जो हमारा बार है वो कितना बड़ा होगा और जो हमारा डायग्राम है वो कितना ज्यादा जो है हाइटेड बनने वाला है। ओके, अब ऐसा जो बार डायग्राम होगा या ऐसा जो डायग्राम होगा वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, वो एक गुड लुकिंग डायग्राम नहीं होगा। और ये एक हमारी जनरल गाइडलाइंस में हमने पढ़ा है कि कैसा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या किया, इस स्केल को ब्रेक कर दिया गया। 1000 के बाद में कहां से स्टार्ट किया, 1000 के बाद में 35,000 से स्टार्ट किया। ये जो पर्टिकुलर साइन है ये बोल रहा है कि यहाँ से जो आपका स्केल है वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। सेम गोज कि वहां से जब ब्रेक हुआ तो ये जो पर्टिकुलर आपका बार होगा वो भी क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बीच में क्या दिख रहा है कि हाँ कुछ ब्रेक है, और फिर वो वापस क्या होता है, कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो उसे वापस सेम स्केल से, यहाँ पर 250 का स्केल चल रहा है, सेम स्केल से 250 के स्केल से वापस जो है उसे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और अपना जो बार है उसे कंप्लीट किया। तो अब ये जो डायग्राम है थोड़ा प्रेजेंटेबल डायग्राम भी लग रहा है और थोड़ा इंप्रेसिव डायग्राम भी लगेगा। अपार्ट कि अगर इसको हम पूरा 35,000 तक इस स्केल को लिखते और फिर ये डायग्राम बनाते तो ठीक है। तो जब किसी भी वैल्यू, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए या बहुत ही ज्यादा लो भी हो जाए बाकी सारे जो बार्स हैं उनके कंपैरिजन में, बाकी सारे जो वैल्यूज हैं उनके कंपैरिजन में, तो फिर ब्रोकन स्केल बार डायग्राम का यूज किया जाता है। ओके, सो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर आते हैं हम लोग डिविएशन बार डायग्राम पर। अब डिविएशन बार डायग्राम्स क्या होते हैं, देखो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हमारी जो भी वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव में ही चले, है ना। जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव में ही चले, वो नेगेटिव में भी तो जा सकते हैं। तो ये जो आपके डिविएशन बार डायग्राम्स है आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीज ही शो करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सारा पॉजिटिव में हम लोग पढ़ रहे थे कि ये सारे पॉजिटिव एक्सिस में, लेकिन कुछ जो नेगेटिव में जाते हैं उसके लिए कौन सा डायग्राम का यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है डिविएशन बार डायग्राम्स का। सो डिविएशन बार्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेट चेंजेस इन डेटा लाइक नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ओनली चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड एंड नॉट द ओरिजिनल डेटा। इसमें जो है स्टूडेंट सिर्फ हम चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिनल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करते। कितना चेंज हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चेंज हुआ है तो ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव चेंज मतलब कि चेंज जो है वो डाउन साइड जा रहा है तो वो जो है आपके उस एक्स एक्सिस के डाउन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बार्स जो है वो हम अपोजिट साइड में बनाएंगे। these diagrams can have both positive and negative values. ठीक है, positive values are shown above the x-axis that is baseline and negative values below it. ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यूज होगी वो एक्स एक्सिस के अबव और जो नेगेटिव वैल्यूज होगी वो एक्स एक्सिस के बिलो। ईयरली चेंज इन रियल आर्ली वेजेस 2001 Q1 to 2005 Q1। ठीक है, 2001 Q1 से लेकर 2005 Q1 तक के ईयरली जो चेंजेस हैं आर्ली वेजेस में वो यहाँ पर शो किए गए। ठीक है, तो देखो उधर एक्चुअल चेंज है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, 0.5% से ज्यादा का चेंज है फर्स्ट में। इधर हम देख रहे हैं कि -0.5% से चेंज है, मतलब कि जो वेजेस है वो बढ़े नहीं है, वेजेस क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो ये इस वे में जो आपके डिविएशन बार डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ओके, सो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को एंड ये जो हमारे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स है, आई होप सो कि ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी थे सारे, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब जो है हम अपने जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है उस पर जाते हैं, दैट इज पाई डायग्राम। दो ही काइंड्स ऑफ डायग्राम हमें इस पर्टिकुलर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, कौन कौन से, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। बार डायग्राम कंप्लीट कर लिया, पाई डायग्राम देखते हैं। पाई डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सर्कुलर फॉर्म में आपको डायग्राम मिलता है। ठीक है, इस फॉर्म में जो डायग्राम होता है उसे हम बोलते हैं पाई डायग्राम। ठीक, अ पाई डायग्राम इज अ चार्ट ऑफ सर्कुलर शेप
ब्रोकन इनटू सब डिविजन। ये एक सर्कुलर शेप का चार्ट है जो कि ब्रेक किया जाता है सब डिविजन्स में, ठीक है। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इसे क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ठीक है। द साइज ऑफ द सेक्शन इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। ये जो साइज होता है एक एक सेक्शन का, ये क्या बताता है, इस पूरे होल में से इसका कितना पार्ट है, ओके। मतलब कि वही है कि प्रपोर्शन, जो एक कंपोनेंट का प्रपोर्शन है उसके हिसाब से ये ब्रेक किया जाता है, तो ये वही चीज होती है, ठीक है। पाई डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर सर्कल डायग्राम, ओके। इसे क्या बोलते हैं, एंगुलर सर्कल डायग्राम। सर्कल समझ में आ गया, एंगुलर ये एंगल के बेसिस पर होगा ना। जो आपका सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और फिर उसमें जो है आप एंगल के बेसिस पर क्या करोगे, डिवीजन करने वाले हो। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पाई डायग्राम। अब कैसे पाई डायग्राम को बनाना है ये समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज विद अ कंपास। एक सर्कल बनाओ, प्रॉपर कंपास के यूज से बनाना है, हाथ से नहीं बनाना है, ठीक है। प्रॉपर कंपास के यूज से बनाना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि उस सर्कल को आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शंस में डिवाइड करना होगा, तो वो प्रपोर्शंस भी सही होने चाहिए, इसलिए उसे क्या करोगे आप, सर्कल से एक कंपास बनाने वाले हो। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द पेपर एंड द डेटा टू बी प्रेजेंटेड। अब कितना बड़ा सर्कल बनाना है, क्या साइज होगा सर्कल का, वो डिपेंड करता है कि पेपर का क्या साइज है और जो डेटा हमें प्रेजेंट करना है उसका क्या साइज है, ठीक है। उसके बेसिस पर आपका सर्कल का जो है सर्कल आप ड्रॉ करोगे। Convert the values of various components into percentage values of the total। जो डिफरेंट वैल्यूज है स्टूडेंट्स, उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यूज में। परसेंटेज वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को सब डिवाइडेड बार डायग्राम में समझाया था। कैसे करते हैं, जो एक कंपोनेंट की खुद की वैल्यू होगी, ओके, उसको आपको किस में लेना है, न्यूमरेटर में लेना है। ये कंपोनेंट की जो भी आप कंपोनेंट लोगे उसकी जो खुद की वैल्यू है वो होगी, ठीक है। नीचे लोगे आप टोटल वैल्यू, ओके, और उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। तो इस वे में जो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। आपको क्या करना है, हर एक जो आपका कंपोनेंट है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो डिफरेंट वैल्यूज है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करोगे, द परसेंटेज वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग डिग्रीज इन दी सर्कल। अब उन परसेंटेज वैल्यूज को आपको सर्कल में डिग्रीज में जो है वो बनाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरा कोई परसेंटेज आया है, कितना, 50% आया, मैंने किसी चीज का निकाला, तो ठीक है। अब उस 50% को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ओके। कैसे करना है वो बताती हूँ, फिर बताऊंगी कि डिग्री में कन्वर्ट क्यों करना है। Since one circle contains 360 डिग्री, एक सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। थोड़ी बहुत भी अगर मैथ्स पढ़ी है तो पता ही होगा कि जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। मान लो ये जो है इसका क्या है, रेडियस है, ओके। ये होता है आपका क्या स्टूडेंट्स, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री दिस साइड एंड 180 डिग्री दिस साइड, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 360 डिग्री, राइट। तो आपका जो आपका सर्कल है वो पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। एंड द परसेंटेज वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स आर इक्वल टू 100। और ये हमें पता है कि ये जो परसेंटेज वैल्यूज होती है किसके इक्वल होती है, 100 के इक्वल होती है ना, ये हम लोग मानते हैं। सो देयरफॉर 1 percentage value is represented by 360 डिग्री divided by 100। अगर मुझे इस परसेंटेज वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो हूं कैंसिल कर दूं स्टूडेंट्स, ये अगर मैंने कट कर दिया तो ये 3.6 आ गया। हम कुछ इस वे में निकालेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कुछ ये करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, कुछ ये करोगे जब आप, तो फिर आपका जो ये 50% ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके डिग्रीज के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं कुछ ये कर दूं, अब मुझे क्या करना है, 36 डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 180, राइट। ये कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया आपका। 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 6 इज 30, 0 हुआ, 3 कैरी ओवर गया, 5 3 इज 15, 15 प्लस 3 18 हो गया, तो ये हो गया 180, ठीक है। 180 क्यों हुआ, बिकॉज 30 होता है, ठीक है, तो वो 0 इसलिए भी आएगा। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्रीज हो गया।
अब ये इस फॉर्म में जो है आपका 50% कन्वर्ट हो गया किसमें, डिग्री में। इसके अलावा ये अगर नहीं करना हो ना, हमें 50 मल्टीप्लाइड बाय 360 इंटू 100 ना करना हो, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.6। 3.6 कैसे किया आपने, इस जीरो को यहां से कैंसिल मत करो, ये 0 0 कैंसिल हुआ, 36 डिवाइडेड बाय 10 अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, 3.6 आ जाएगा। तो आप 50 डिवाइडेड बाय 3.6 कर दो तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो इस वे में जो है आप आपके परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करते हो, डिग्री में कन्वर्ट करते हो। दैट इज 50% इज 180 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट किया क्यों गया, देखो ये जो आपका पूरा सर्कल है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट डिग्रीज में डिवाइडेड है। अगर मुझे इस परसेंटेज का बताना है कि ये कितना होगा, तो मैं डायरेक्टली इसमें कैसे बताऊंगी कि 50% कितना होगा। अब 50% मैंने बोल दिया, चलो ये हाफ सर्कल इज दी 50%, ये तो चलो 50 था स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये जो आपका हाफ सर्कल है वो 50 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 20% की बात करूं तो 20% कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कितना होगा, वो मैं फिर वो बिल्कुल अजम्पशन वाली चीज हो जाती है, एक्यूरेसी नहीं होगी। इसलिए डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ताकि जब आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो आपके पास में एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर, राइट। ये जो इस शेप का जो आपके पास में आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है आपको, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज दिखाई जाती है कि कितनी डिग्री है, उस पर्टिकुलर चीज को आप यहाँ पे प्लेस करोगे और यहाँ पे प्लेस करके आपकी जितनी भी डिग्रीज है वो आप मार्क करोगे। मान लो 20 डिग्री जो है वो कुछ यहाँ आ रही है, तो ये बनेगा आपका 20 डिग्री की जो एक कंपोनेंट है वो, ठीक है, ये हो गया 20 डिग्री। ये हो गया आपका क्या, 50 डिग्री जो हमें लेना था, तो मान लो ये 50 लिया मैंने और ये आ गया 20, ठीक है, तो ये 50 हो गया, ये 20 हो गया। फिर जो बाकी बचे हुए जो दूसरी चीजें उस हिसाब से डिग्रीज में होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगी क्या, मैं यहाँ पर लिखूंगी 50%, ठीक है, इस बेसिस पर जो है बनाया जाता है। अब देखो ये जो आपको ये प्रोटेक्टर कैसे यूज करना होता है, या आपने जैसे कि 20 डिग्री बना दी आपने, ओके, ये 20 डिग्री हो गई है। अब इसे आप कैसे प्लेस करोगे, अब आप इसे यहाँ पे प्लेस करोगे, ये वाली लाइन, ये आपकी इस स्ट्रेट लाइन पर आपको प्लेस उसको करना है, और फिर आपका जो नेक्स्ट डिग्री है वो बनानी होती है, ठीक है। हमेशा जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट मत रखना, मतलब कि ये वाली लाइन मत रखना। जैसे जैसे आप एक एक कंपोनेंट को बनाते जाओगे, जो न्यू लाइन बनती जाएगी वो आपकी बेस लाइन बनती जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पर आपको जो है आपका पूरा सर्कल कंप्लीट करना होता है। ओके, सो आई होप सो कि परसेंटेज को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको क्लियर हो गया, क्यों कन्वर्ट करना है ये भी क्लियर हो गया, और उसे जो है आपको आपके सर्कल पर कैसे प्लॉट करना है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर टेक द रेडियस प्रेफरेबली हॉरिजॉन्टली एज बेस लाइन टू ड्रॉ द एंगल्स रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट कंपोनेंट। अब जो चीज मैं आप लोगों को समझा चुकी हूं वही यहाँ पर रिटन फॉर्म में है कि ये जो है प्रेफरेबली हम लोग जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे एज अ बेस लाइन लेंगे और अपना फर्स्ट कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन द न्यू लाइन विल बिकम द बेस फॉर द सेकेंड कंपोनेंट। अब ये जो न्यू लाइन आई है ये फिर से बेस लाइन बन गई किसी सेकेंड कंपोनेंट के लिए। अब ये जो थर्ड लाइन आई है ये फिर से बेस लाइन बनेगी और उसके बेसिस पर आप एंगल बनाओगे, फिर इसको बेस मानकर इसके बेसिस पर एंगल बनाओगे, ठीक है। तो इस बेसिस पर जो है आपके एंगल्स बनेंगे। रिपीट दिस प्रोसीजर टिल द कंपोनेंट आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, टिल ऑल द कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड। इसको कब तक आपको करना है, जब तक सारे कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट ना कर दो आप, ठीक है। रिप्रेजेंट वेरियस कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट शेड्स, डिजाइंस और कलर्स फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। इन्हें जो है आप डिफरेंट शेप्स, कलर्स, सॉरी डिफरेंट शेप नहीं, डिफरेंट कलर्स, शेड्स, पैटर्न्स में जो है आप इसे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। कुछ ये क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, आपका जो पाई डायग्राम है कुछ ऐसा बनता है। इसमें देखो हम लोगों ने जो है डिफरेंट कलर्स यूज किए। अब मैंने यहाँ पर जो है सप्लायर ABC नहीं लिखकर क्या किया है, यहाँ पर हमने डिफरेंट कलर्स का यूज किया है और ये जो सारे कलर्स है उन्हें बता दिया कि क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाते हैं आपका क्या, पाई डायग्राम। आप एक चीज देखोगे कि ये जब आप सारे परसेंटेजेस को ऐड करोगे ना तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 100% के इक्वल। अगर ये 100% के इक्वल नहीं, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। और ये सर्कल तो आपको पता ही है, ये तो 360 डिग्री के इक्वल होना ही है, ठीक है। तो इस वे से जो है आपके पाई डायग्राम्स बनाए जाते हैं। आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि पाई डायग्राम्स कैसे बनाना होता है और कैसे उसका प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करना है, क्या क्या उसमें जो है आपको कैलकुलेशन करनी है, ये सारी आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
तो हम लोगों ने जो अपना बार डायग्राम है वो भी पढ़ लिया, अपने जो पाई डायग्राम्स है वो भी पढ़ लिया। अब बचा क्या, जो लिमिटेशंस है वो देखना कि इन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, ये लिमिटेशंस देखना भी जरूरी है कि ठीक है हमने सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें तो पढ़ ली, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होते होंगे वो पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं वो पढ़ते हैं और जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट्स, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो जो है यूजफुल नहीं होते एक्सपर्ट्स के लिए। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, देखो जो आप ये डायग्राम्स यूज कर रहे हो वो एकदम एग्जैक्टली सेम जो आपकी वैल्यूज है वो आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करो तो एक्सपर्ट्स को ऐसे राउंड फिगर वगैरह नहीं चाहिए होंगे, उन्हें तो जो है ओरिजिनल डेटा चाहिए होगा, प्रॉपर जो एक एक्सपांडेड वर्जन होगा डेटा का वो चाहिए होगा। जो आपके डायग्राम्स होते हैं वो तो आपको बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होते हैं ये यूजफुल नहीं होते हैं किसके लिए, एक्सपर्ट्स के लिए। लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, हमें किसी भी चीज की डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही डायग्राम्स में। हम एक वेरिएबल को या दो वेरिएबल को या एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ही शो करते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती ना, तो ये क्या है, एकदम लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं जो डायग्राम्स होते हैं वो। दे कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, ये जो है ये कंपैरेटिव स्टडीज के लिए ही यूज किए जा सकते हैं, अदरवाइज ये जो डायग्राम्स है ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते। डायग्राम्स आपको किसी चीज का ट्रेंड वगैरह शो नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा पहले था अब ऐसा है, ऐसा पहले था अब ऐसा है। ठीक है, ये प्रॉपरली आपको हर एक चीज नहीं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसलिए भी ये क्या है, ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। फिर मिसयूज इजीली, इन्हें इजीली मिसयूज किया जा सकता है, थोड़ा सा भी गलती कर दी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया वो चीज हो जाती है। ठीक है, और इतना जो है ध्यान नहीं दिया जाता, अगर प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया तो वो मिसयूज हो गया। तो ये जो डायग्राम्स है ये इजीली क्या हो सकता है, मिसयूज भी किए जा सकते हैं। लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज ओके, अट्रैक्टिव है, ये जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल है, सब कुछ है, लेकिन फिर उसके बाद आगे कोई है जो है फर्दर एनालिसिस उससे नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस जो इन्फॉर्मेशन उसमें दे दी वो दे दी, उसके अलावा हम उसमें से कोई भी चीज जो है वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं। एंड मिनट डिफरेंसेस प्रेजेंटेशन इज इम्पॉसिबल, जो मिनट डिफरेंसेस है, जैसे कि मान लो एक टर्म है 2000, एक टर्म है एक वैल्यू है 2050, अब ये जो स्लाइट से डिफरेंस है ये चीजें हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। और कभी कभी ये जो मिनट डिफरेंसेस होते हैं ना, यही बहुत ज्यादा जो है एक डेटा को दूसरे किसी भी चीज में जो है वो यूजफुल हो जाते हैं या बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस वाली चीज हो जाती है। तो ये जो मिनट डिफरेंसेस नहीं बता पाते ये भी एक लिमिटेशन बनता है डायग्राम्स का। ठीक है, आपने एक बार डायग्राम बनाया तो उसमें जो है ये 2000 और 2050 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप जो हो सकता है कि उसमें डिस्टिंग्विश ना कर पाओ। ठीक है, तो ये सारे क्या बनते हैं, ये सारे बनते हैं हमारे लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होंगे और ये जो हमारा पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। एक और जो चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है, उस पर हमें टाइप करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद में स्टूडेंट्स इसे स्क्रॉल कीजिएगा, इसे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लास 12th से लेकर क्लास 1st, किंडरगार्टन, टर्म 1 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा लर्निंग, सबके जो वीडियोस है या सबके जो ऑप्शंस है वो दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये क्लास 11th पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करने से उसमें अवेलेबल जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी प्लेलिस्ट आपको दिख रही है। अब जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको और भी प्लेलिस्ट दिखेंगी, यहाँ पर कुछ आपकी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की दोनों की ही अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में ही आपको सारे चैप्टर्स जो है वो सिस्टमैटिकली अरेंज मिलेंगे विद ऑल दी टॉपिक्स। ठीक है, अब आपको वीडियोस कैसे देखना है, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी विजिबल हो जाएगा। इधर कुछ डाउन साइड में ऑप्शन दिखता है वॉच नाउ का, वॉच नाउ पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट्स हमें, इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है विद ऑल दी टॉपिक्स। मान लीजिए हमें जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है उसका ओवरव्यू पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने से इसके अंदर अवेलेबल जितने भी
टॉपिक्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें आपको ओवरव्यू दिखेगा, उस ओवरव्यू पर वॉच नाउ लिखा होगा, ठीक है। उस वॉच नाउ पर क्लिक करना तो जो वीडियो वो प्ले हो जाएगा। इफ आपको नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आता है, वो आप चूज कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट नहीं देखना है तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा और फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करके आप इसी वे में किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे आप सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और जो हमारा चैप्टर था वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।